बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। साथ में इसके मैं आंसर भी कराऊंगा, जिससे कहीं पर भी जो इसकी आंसर भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और इस मॉडल पेपर के काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस बार भी, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर की मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, उसमें आपको सभी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, सॉल्व मॉडल पेपर, और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा। दो वीडियो आपको मिलेंगे, आप दोनों वीडियो से तैयार करके जाइएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहता है उस संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से जो प्रश्न आपके ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को उठाकर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अपलोड करता हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है, जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं आपका ह्यूमन वैल्यू, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने जो है फर्स्ट एड आपने पढ़ा होगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपने पढ़ा होगा, कंपलसरी का पेपर जो आपका एमसीक्यू का होता है आपका, तो सेम उसी प्रकार आपको इसमें भी आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी का। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, तो उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से होम साइंस यानी गृह विज्ञान के हम पेपर पर चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसमें आपको पढ़ना क्या, पेपर को आपको नेम देख लेना है। पेपर का आपका नाम है एडवांस आपका न्यूट्रिशन एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय इसको करने को। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा सभी विश्वविद्यालय में। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें सारे प्रश्न आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर जब क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन चाहे जितने भी आए, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे इसमें करने रहते हैं। कोई भी इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है। चलेगा, इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हो, जैसे कि पेपर का नाम ही आपका है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, तो विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में, सेम इसी प्रकार का। तो विकास क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि आरडीए क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम देखेंगे अब। चलेगा, पहले बात ये जो है डेवलपमेंट क्या होता है, जिसको हम विकास कहते हैं, तो विकास किसे कहते हैं इसको बारे में देखेंगे। तो विकास से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। ये पिछले सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहा, पिछले 2-3 या 3 साल पेपर का कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो तो विकास वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ये जो विकास होता है, ये होता क्या, इसके बारे में देखेंगे। विकास जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो क्योंकि विकास जो होता है ये जन्म से स्टार्ट होता है, आपके मृत्यु तक विकास जो आपका ये जो है, इसीलिए इसको कहा गया कि जो विकास होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक व्यक्ति जो है जिंदा रहता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर, ये जो प्रक्रिया चलती है विकास की, गर्भावस्था से लेकर जो है मृत्यु तक जो प्रक्रिया चलती है और तक ये चलती रहती है, इसी को जो हम विकास कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। बहुत सारे हमारे जो है और भी जिन्होंने अपनी परिभाषा अपने शब्दों में दिया, जैसे कि हालाग ने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि विकास का जो तात्पर्य है बढ़ने से नहीं है, विकास का जो तात्पर्य है ये बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य है जो व्यवस्थित तथा जो है समानुगत परिवर्तन से है, और जो परिपक्वता के जो है लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर जो है होते हैं, यही आपका विकास कहलाता है। तो पहली आपको परिभाषा यही आपको लिख देना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से लेकर जो है मृत्यु तक यानी अविराम तक जो है ये चलती रहती है, यही आपका विकास कहलाती है। भाई इतनी परिभाषा तैयार कर लो बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलेगा, लास्ट में यहाँ से जो है मुनरो ने भी इसकी परिभाषा दी है, इसको भी देख लो, क्योंकि यदि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सारी परिभाषाएं आपको लिख देना है, कुछ और आपको बनाकर लिख देना है। तो मुनरो ने जो है विकास को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि परिवर्तन श्रृंखला की जो है वह अवस्था होती है, जो परिवर्तन होता है श्रृंखला की वह अवस्था होती है, वह स्टेज होती है, जिसमें जो है बालक का भ्रूणावस्था से लेकर, बालक जो होता है उसका भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था है तक जो है ये गुजरता है। ये जो है विकास के नाम से जाना जाता है। ये जो बच्चे का जो विकास होता है जन्म से लेकर, या फिर कह सकते हो गर्भावस्था से लेकर, जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था यानी जो है बूढ़े अवस्था तक जो विकास होता है, तो ये आपका जो है जो विकास कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका दिया था कि आरडीए से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे। तो आरडीए क्या है, आरडीए एक जो है स्वस्थ व्यक्ति द्वारा जो है प्रतिदिन पोषण आवश्यकताओं की जो है हेतु लिए जो है
जाने वाले आहार के पोषक तत्वों की मात्रा को जो है आरडीए कहा जाता है। तो आरडीए क्या है भैया, जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिदिन जो पोषण लेता है, जो उसकी आवश्यकता होती है कि कितने पर जो है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितनी जो है उसको कैलोरी लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी जो मात्रा होती है कि कितनी लेनी चाहिए, तो यही आपका आरडीए कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। और भारत में जो है आरडीए की मात्रा का निर्धारण जो है विश्व संगठन यानी WHO जो आपका है, इससे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये और जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी नेशनल आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम NIN कहते हैं, इसके द्वारा जो है इसको किया जाता है, इसका जो है निर्धारित इसके द्वारा जो इसका निर्धारण जो है किया जाता है। तो इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है बस, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका जो कि आरडीए का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो आरडीए भी मैंने आपको बताया, आरडीए क्या है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुशासित जो है भत्ता आहार, ठीक है, या फिर आहार भत्ता। तो ये जो होता है जिसको हम इंग्लिश में रिकमेंडेड आपका डाइटरी आपका अलाउंस कहते हैं, या जो एक पोषक तत्वों की जो है दैनिक जरूरत को ये बताता है। ये क्या बताता है कि पोषक तत्वों की दैनिक जरूरत को बताता है कि व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेना चाहिए, कितनी प्रोटीन लेना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को जो है बताता है, उसकी ज़रूरतों को जो है ये इंडिकेट करता है, बताने का प्रयास करता है। आरडीए जो है स्वस्थ लोगों के लिए जो है पोषक तत्वों की औसत जो है मात्रा को बताता है, या जो है उम्र यानी जो ये भी बताता है कि व्यक्ति को जो है बचपन में कैसा आहार लेना चाहिए, और जो है वयस्क में कैसा लेना चाहिए, और जो है जो वृद्धावस्था में कैसा आहार लेना चाहिए, इसके बारे में भी जो है ये आपका बताता है आरडीए, ठीक है। चलेगा, आरडीए जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो है वसा, ये हो गए, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो की हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा आपका खनिज और जो है विटामिन, ये जो है इसकी ज़रूरतों को भी ये बताता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। भारत में जो है आरडीए का निर्धारण जो होता है ये WHO करता है, और जो है जो राष्ट्रीय जो भारत की है एक संस्था है, ठीक है, ये जो NIN जिसको कहते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये भी जो है करता है। इतनी आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो, मीनिंग ऑफ द पर्सनालिटी, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखियो एड्स इसका आपको पूरा जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, इसके बारे में हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो व्यक्तित्व की हम बात करें तो व्यक्तित्व जो होता है किसी व्यक्ति के जो है सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक तरीका होता है। तो पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी होता है किसी व्यक्ति की जो है सोचने, उसकी जो सोच कैसी है, वो कैसा महसूस करता है, ठीक है, उसके व्यवहार कैसे है। तो इसका जो तरीका होता है व्यवहार करने का, किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, और जो है क्या महसूस करता है, और उसका व्यवहार कैसे है दूसरे व्यक्तियों के प्रति। तो ये जो है एक तरीका होता है व्यक्तित्व को दर्शाने का। और यह जो होता है व्यक्तित्व जो होता है ये जन्मजात जो है स्वभाव और जो है झुकाव के साथ साथ जो है पर्यावरणीय कारकों और जो है अनुभव का जो है मिश्रण होता है। व्यक्तित्व लोगों के बीच में जो है अलग अलग होता है, और इसमें जो है कई तरह के लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो है कुछ व्यक्ति जो है कुछ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है शर्मीलापन होता है, और कुछ जो है बाहुमुखी होती हैं, कुछ जोरदार होते हैं, कुछ दयालु होते हैं, कुछ डराने वाले होते हैं, कुछ झगड़ेलू होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। तो ये सारे जो है व्यक्तित्व जो है यही आपका व्यक्तित्व कहलाता है व्यक्ति का। इतनी परिभाषा तैयार कर लेना है। अगला देखो HIV एड्स, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना था। तो पहले हम HIV का फुल फॉर्म देखेंगे, फिर जो है एड्स का भी हम फुल फॉर्म यहाँ से देखेंगे। चलिएगा, तो HIV के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, H से होता है ह्यूमन आपका, और I से होता है इम्यूनो डिफिशिएंसी, और V से होता है वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये होता है। और ये हमें एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स क्या होता है, तो ए से होता है एक्वायर्ड इम्यून जो है डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है HIV का, ठीक है, एड्स का, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म इतना होता है, आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। तो यहाँ से लिखा भी है कि एड्स से क्या तात्पर्य होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून जो है डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, या एक जो है एड्स एक वायरस के कारण ये होता है जिसमें जो है आपका इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है, जिसको जो है HIV वायरस भी कहा जाता है। इतनी आपको लिख दीजिएगा, परिभाषा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन का दिया कि बैलेंस डाइट क्या है, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके प्रभावित करने वाले इसके कारक भी एग्जाम में पूछता है, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो इसको हम देखेंगे। फिर कोलेस्ट्रम क्या होता है, जिसको माँ का प्रथम स्तन दूध कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर तो संतुलित आहार क्या होता है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार की हम बात कर ले तो शरीर को जो है स्वस्थ रहने के लिए
उसका सही जो कार्य प्रणाली होता है, उसका जो अनुपात होता है पोषक तत्वों की शरीर में, यानी व्यक्ति को जो है स्वस्थ रहने के लिए जो कह सकते हैं जो संतुलित आहार दिया जाता है कि इतनी मात्रा में ये आहार देना चाहिए, तो यही आपका जो है इसका जो एक टाइम टेबल होता है, जिसकी जो अनुपात होता है, यही आपका जो है संतुलित आहार कहलाता है। आप इतनी भी परिभाषा अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। तो संतुलित आहार यदि हम इसके शब्दों में देखें तो संतुलित आहार जो होता है ये जो है शरीर को स्वस्थ रखने और जो है उसकी सही कार्य प्रणाली के लिए जो है जरूरी पोषक तत्वों के सही अनुपात में जो लेना, जो उसके आवश्यक पोषक तत्व उसको सही अनुपात में लेना, जिससे कोई भी शरीर का नुकसान ना हो, आपको शरीर को जो है स्वस्थ रखे लाइफ टाइम। तो यही आपका जो है संतुलित आहार कहलाता है। और इसमें जो है कई तरह के जो है खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जैसे कि आपके फल हो गए, सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गए और प्रोटीन हो गई, स्वस्थ वसा। और ये जो है संतुलित आहार के कुछ और भी जो है प्रमुख घटक है, जैसे कि कार्ब, विटामिन, खनिज, फाइबर, ये भी इसमें जो है शामिल होते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी यहाँ से कुछ लिखा हुआ नीचे इसको देखेंगे, संतुलित आहार खाने से जो है फायदे क्या होते हैं, फायदे पूछेगा। तो ये जो है ऊर्जा बनाए रखता है। संतुलित आहार आप लोगे तो शरीर में एनर्जी आपकी बनी रहेगी और जो है आपके जो है विकास में भी मदद करता है, आपके जो है शरीर के ग्रोथ में भी मदद करता है। और इम्यून को जो इम्यून सिस्टम आपका होता है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इसको भी जो है बूस्ट करता है, बढ़ाता है। और जो है पुरानी जो बीमारियां हैं इसको भी जो है रोकने का ये प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इतनी आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम क्या है, तो कोलेस्ट्रम की हम बात करें तो ये जो डिलीवरी के बाद जो है स्तनों में जो है जो पहला दूध आता है उसे जो है कोलेस्ट्रम कहता है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख दीजिएगा। कोलेस्ट्रम क्या होता है, डिलीवरी के बाद जो है स्तनों से जो पहला जो दूध आता है उसे जो है कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये जो दूध होता है प्रेगनेंसी के आखिरी जो महीने और जो डिलीवरी के बाद जो है कुछ दिनों तक आता है। और इस दूध में जो है नवजात शिशु को जो है कई तरह के जो है लाभ मिलते हैं। इसका रंग जो पीला होता है, पीला या जो है संतरी और गाढ़ा रंग का होता है, या पीला रंग का ही होता है। और ये लेकिन जो है कभी कभी ये जो है साफ और जो है पतला भी हो सकता है। कोलेस्ट्रम में जो है बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है उच्च पाई जाती है। इसका रंग जो है पीला, हाँ पीला रहता है। ये जो होता है कोलेस्ट्रम में डिलीवरी के बाद जो है कम से कम जो है 5 दिनों तक जो है कोलेस्ट्रम जो है आता है। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं अपने शब्दों में भी। अब देखो अगला क्वेश्चन कि जो है मध्य जो है बाल्यावस्था का, जिसको हम जो है आपका मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, तो मध्य बाल्यावस्था क्या है, इसके विकासात्मक कार्य भी आपको लिखना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर डाइट प्लान क्या है, जिसको जो है आहार हम आयोजन कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलेगा, तो मध्य बाल्यावस्था क्या, सबसे पहले हम देखेंगे। तो मध्य बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से हैं, जैसे कि जो है शारीरिक विकास भी इसको प्रभावित करता है और मस्तिष्क विकास भी करता है। तो हम यहाँ से सारी जो है हेडिंग के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो शारीरिक विकास की हम बात करें तो इस दौरान जो आपका होता है मध्य जो बाल्यावस्था होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका बन जाता है कि इसकी अवधि कितनी होती है। चलेगा, इसकी जो अवधि होती है मध्य बाल्यावस्था की, ये 6 वर्ष से लेकर जो है 12 वर्ष तक जो है इसकी जो अवधि होती है। और इसमें जो है शारीरिक विकास की हम बात करें तो इस दौरान जो है बच्चे जो है तेज़ी से बढ़ते हैं, उसका जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, काफ़ी तेज रहता है। और इन्हें जो है काफ़ी बड़ा जो है दिखने लगता है बच्चा। और जो है इस समय बच्चों के जो है प्राथमिक दांत जो है खोने लगते हैं और जो है 12 साल तक जो है सभी दांत जो है स्थायी हो जाते हैं। और मस्तिष्क के विकास की हम बात करें तो इस समय जो है मस्तिष्क का वजन जो है वयस्क के वजन का जो है 75% हो जाता है। और जो है 7 साल की उम्र तक जो है यह 100% जो है हो जाता है। और इस समय जो है मस्तिष्क के कई जो है हिस्से जो है विकसित होते हैं और जिससे जो है बच्चे के खेलने, लिखने और सोचने में जो है काफ़ी जो है बदलाव आता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। फिर अगला देखो संज्ञानात्मक विकास, ये भी प्रभावित करता है आपका मध्य बाल्यावस्था को। संज्ञानात्मक यदि हम विकास की बात करें तो इस समय जो है बच्चे जो है तार्किक सोच, समस्या सुलझाने और परिवर्तितता की जो है अवधारणा को जो है समझने लगते हैं। बच्चे जो होते हैं इसमें किसी समस्या के बारे में जो है सोचने लगते हैं, उसके तार्किक जो शक्ति होती है, इंटेलिजेंट वो बढ़ जाती थोड़ी, और समस्या को सुलझाने लगते हैं, यानी कोई समस्या के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं, इसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए तो उसके प्रति काफ़ी जो है सचेत हो जाते हैं। तो आपको लिख दीजिएगा अगला इसका जो इसके कारक दिया हुआ है कि आत्म समझ और जो है आत्मनियमन। तो ये भी समझ आ जाती, इस समय जो है बच्चे जो है दूसरे की भावनाओं को जो है समझने लगते हैं और जो है नियमों को पालन भी जो है करने लगते हैं। और सामाजिक विकास की हम बात करें इसमें तो इस समय जो है बच्चे अपने जो है परिवार से दूर जो है ज़्यादा समय बिताते हैं और जो है स्कूल और अन्य गतिविधियों में जो है हिस्सा लेते हैं और वे अपनी पहचान विकसित करते हैं और दूसरे के साथ जो है सामाजिक संबंध जो है ये बनाते हैं। अगला देखो जो कि इसमें और भी दिया हो कि जो आपका मध्य बाल्यावस्था है, इसकी जो
उम्र जो होती है, इसकी जो एज होती है वो 6 वर्ष से लेकर जो है 12 वर्ष की जो है होती है, समय होता है ये। और इस समय जो है बच्चों के विकास का जो है रास्ता किशोरावस्था और जो है जो वयस्क होता है अडल्ट में जो है उसका विकास में काफ़ी अहम जो है भूमिका ये निभाता है। पर इतना आपको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है डाइट प्लान क्या होता है, जिसको हम आहार आयोजन कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार का आपका आएगा, ठीक है। चलेगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बेसिक के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको कहीं पर यदि आप सोच रहे हो कि कोई भी हमें बुक ना खरीदना हो या फिर नहीं खरीद पा रहे हो किसी कारण, तो आपको बहुत सारे आपको चैनल यूट्यूब पर मिलेंगे जो आपको रुपये कहते हैं कि इतना पे करो। आप जो है मेरे से नोट्स वगैरह ले लो, बुक वगैरह ले लो। आपको कहीं पर भी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं पर भी कोई भी आपको रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जितने भी बुक आती है फिर जो जितने भी मेरे नोट्स रहते हैं मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको किसी को भी कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासें रहती सारी की सारी फ्री हैं, हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। चलेगा, हम अब देखेंगे कि आहार आयोजन क्या है। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सब कुछ जो है मुफ्त में यहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपकी जितनी भी आपके पीडीएफ वगैरह, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है पीडीएफ वगैरह भी आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो आहार आयोजन क्या होता है, आयोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लो। आयोजन का मतलब होता है किसी की योजना बनाना, किसी के बारे में जो है, ठीक है, करने की योजना जो होती है यही आयोजन होता है। तो देखेंगे आहार आयोजन का मतलब होता है कि भोजन की योजना बनाना, भोजन की योजना बनाना और उससे जुड़े जो खाद्य पदार्थों को खरीदना। नहीं, भोजन का योजना का मतलब क्या हो गया भैया, कि उसकी व्यवस्था करना, उसकी कैसे योजना बनाया जाए। तो उसमें देखा जाएगा हिसाब से सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था नहीं उसको खरीद के लाना चाहिए। तो यही तो आपका कहलाएगा आहार आयोजन। तो ये सारी आपको पता होना ही चाहिए कि आहार आयोजन होता क्या है। तो आहार आयोजन का मतलब होता है भोजन की जो है योजना बनाना और जो है उससे जो है जुड़े खाद्य पदार्थों को खरीदना। यदि कोई आपके पास खाद्य पदार्थ नहीं है तो उससे जुड़े जो आपके खाद्य पदार्थ है उसको खरीद के लाना, उसकी योजना बनाना, क्या क्या चीज़ आपको उपलब्ध है क्या नहीं उपलब्ध है, तो उसकी सारी व्यवस्था करना, उसका आयोजन करना। देखिए आपका जो है आहार आयोजन कहलाता है। इतनी परिभाषा समझो। इसके तो बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ से दी हुई, जैसा कि परिवार में जो है गृहिणी, यानी जो गृहिणी होती है, ठीक है, को जो है परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित आहार की जो है योजना बनानी होती है। और जो है किसी संस्थान में जो है खाद्य सेवा प्रबंधक को दैनिक जो है मेन्यू की जो है योजना बनानी होती है। तो ये सब योजना ही होती है। यानी जैसे कि यदि हम परिवार में बात करें, गृहिणी की जो खाना बनाती है, तो परिवार में जो सदस्यों के लिए जो संतुलित भोजन की योजना बनती है कि कैसे कैसे उसमें कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ घर पर आपको उपलब्ध है, क्या चीज़ नहीं उपलब्ध है। तो ये सभी का जो अरेंजमेंट करती है, जो योजना बनाती है, जो नहीं है उसको लाती हैं, फिर उसको खाना को बनाती है। तो ये सब जो होता है ये आपका आहार आयोजन कहलाता है। उसी प्रकार जैसे कि कोई आपका संस्थान हो गया, खाद्य सेवा प्रबंधक में जो है जो दैनिक जो मेन्यू होता है उसकी योजना सब बनाते। तो अलग अलग इसके जो है डिफिनेशन है, आपको लिख दीजिएगा। चलेगा, आहार आयोजन के बहुत सारे यहाँ से फायदे भी दिए हुए हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलेगा, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि यहाँ से शॉर्ट में ही क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा हम इसको विधिवत नहीं बताने का प्रयास करेंगे। आगे जो भी लॉन्ग रहेंगे उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था की विशेषता आपको बताना है। एडोलसेंस क्या होता है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, इसकी क्या कैरेक्टर, इसकी क्या विशेषता है, इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है, जिसको हम जो है अनुपूरक आहार कहते हैं। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो किशोरावस्था की विशेषताओं की हम बात करें तो किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जिसमें जो है शरीर का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत ही तेजी से होता है व्यक्ति का, बच्चों का। और जो है इस दौरान जो है शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि जो है बाल आ जाते हैं, ठीक है, आपके बालों का विकास, बाल उगना, पुरुषों में जो है अंडकोशों का बढ़ना और जो है महिलाओं के जो है विकास, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है इसमें काफ़ी जो है बदलाव आते हैं। और जो है किशोरावस्था में जो है यौन आकर्षण और जो है रोमांटिक और यौन जो है संबंधों में जो रुचि भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और जो है हाँ, किशोरों में जो है गोपनीयता की जो है भावना भी जो है विकसित होती है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। और किशोरों में जो है ये स्वतंत्र की भावना विकसित होती है, उन्हें जो है अपने माता पिता के साथ जो है अधिक असहमत का जो है अनुभव हो सकता है। और किशोरावस्था में जो है नए शौक विकसित होते हैं और आत्म खोज में जो है रुचि भी जो है व्यक्ति की बढ़ने लगती है, बच्चों की बढ़ने लगती है। और जो है किशोरावस्था में जो साथियों की स्वीकृति का जो है महत्व होता है। और किशोरावस्था में जो है अपने रंग रूप से जो है जुड़ी कई समस्याएं होती है। किशोरावस्था में अपनी समस्याओं के जो है बताने में जो है हिचक भी होती है। और किशोरावस्था में जो आत्मघाती प्रवृत्ति भी जो है पनपने लगती है।
और किशोरावस्था में जो है मदिरापान, धूम्रपान, नशीले पदार्थ का सेवन करने की जो है प्रवृत्ति भी जो है ये हो सकती है, अभी इसकी जो है लत हो सकती है, कुछ बच्चों को नहीं होती है लेकिन इसका प्रभाव होने लगता है जैसे आपकी संगत रहेगी। और किशोरावस्था जो है बचपन और जो वयस्क होता है के बीच एक चीज चरण होता है, एक स्टेप होता है, और यह एक जो है महत्वपूर्ण विकास का समय भी होता है, क्योंकि इस दौरान जो है व्यक्ति के सभी पहलुओं में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है आधारभूत विकास होता है। भाई इतना आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें कि जो है अनुपूरक आहार किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अनुपूरक आहार की हम बात करें तो अनुपूरक आहार होता क्या है? पोषक तत्वों की जो है पूर्ति के लिए लिया जाने वाला जो उत्पाद होता है। अनुपूरक का मतलब क्या है? आपके शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, ठीक है, विटामिन की कमी है, तो इसकी पूर्ति के लिए आप सप्लीमेंट्री लेते हैं या फिर भोजन करते हैं, फल खाते हैं। तो ये जो आप करते हैं ना, तो यही आपका जिसकी माध्यम से आप उसको पूर्ति करते हो, तो यही आपका अनुपूरक आहार कहलाता है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है कि पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जाने वाला जो उत्पाद होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे ही जो है हम अनुपूरक आहार कहते हैं। और इन्हें जो है खाद्य पूरक या फिर जो है पोषण संबंधी पूरक भी कहा जाता है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। और जो है आहार जो है अनुपूरक में जो है आपका विटामिन, खनिज, जड़ी बूटियाँ, आपका प्रोबायोटिक्स और जो है अर्क आदि जो है पदार्थों जैसे बने होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है आपके अनुपूरक आहार में, जैसे कि बहुत व्यक्ति गोलियां लेते हैं, कैप्सूल वगैरह भी जो है ये पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है खाते हैं, तो ये भी अनुपूरक आहार ही है। ठीक है, तो इतना आपको लिख दीजिएगा। अगर इसके बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदु भी दिए हुए हैं कि आहार जो है अनुपूरक सामान्य जो है आहार को जो है पूरक बनाते हैं, और आहार जो है अनुपूरक संतुलित आहार की जो है जगह नहीं ले सकते हैं। आपको परिभाषा इतनी लिख दीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट होगा। तो इसके प्रश्नों की हम बात करें तो टोटल इसमें आपके 7 प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। मैं 7 प्रश्न कराया दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका सेक्शन बी व सी से आपका क्लियर हो जाए। चलेगा, इसको हम देखेंगे। इसका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ पहला कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसके महत्व यहाँ से पूछा, तो बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार, इसके हम महत्व हम देखेंगे। संतुलित आहार मैंने आपको पहले भी आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है। चलेगा, इसके हम कुछ महत्व की हम बात करें तो संतुलित आहार से जो है शरीर को जो है जरूरी पोषक मिलते हैं। संतुलित आहार क्या होता है कि ऐसा आहार जिससे शरीर को जो है जिसकी आवश्यकता हो, शरीर को उतने सारे पोषक तत्व उसको मिले, तो यही आपका संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार जिससे शरीर को जो आवश्यकता है ऐसे पदार्थों की, ऐसे पोषक तत्वों की जिसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, तो वही आपका जो है क्या कहलाता है, कहोगे भैया संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार से जो है शरीर को जो है इसकी ज़रूरत जो है पोषक तत्वों से मिलती है, और जिससे जो है शरीर जो है बेहतर तरीके से जो है काम भी करता है। और संतुलित आहार से जो है हृदय रोग, डायबिटीज और जो है कुछ तरह के जो है जैसे कि कैंसर जैसे बीमारियों को जो है खतरा भी जो है इससे कम हो जाता है संतुलित आहार से। और संतुलित आहार से जो है पूरे दिन आपकी एनर्जी जो रहती है वो बनी रहती है। संतुलित आहार से जो है आपका वजन जो है नियंत्रित रहता है, और जो है मोटापे का जो है खतरा जो होता है कम होता है। और संतुलित आहार से जो है आपका मूड जो होता है ये भी आपका अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, और मानसिक स्वास्थ्य भी जो है बेहतर रहता है आपका। और संतुलित आहार से जो है पाचन जो आपका होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है ये भी आपका बेहतर रहता है। और गर्भावस्था और जो है स्तनपान के दौरान जो है संतुलित आहार से जो है माँ और जो है बच्चे दोनों जो है का जो स्वास्थ्य होता है बेहतर रहता है। और बहुत सारे इसमें जो है आपको जो है स्वास्थ्य आहार के हिसाब से संतुलित आहार के लिए कुछ चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए, जैसा कि आपको जो है रोज़ कम से कम जो है 400 ग्राम फल या फिर जो है सब्जियां आपको जो है खानी चाहिए। दाल, बीन्स जैसे आपकी फलियां ये भी लेना चाहिए, साबुत अनाज, मेवे, ये सारी चीज़ आपको लेना चाहिए। अगला देखो कि माता पिता के जो है उत्तरदायित्व के बारे में आपको जो है समझाना है कि पेरेंट्स की जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे के प्रति, ये आपको बताना है। चलिए हम इसको भी देखेंगे। तो क्या उत्तरदायित्व होती है इसकी हम बात करेंगे, पॉइंट वाइज हम देखेंगे इसके बारे में। तो माता पिता जो अपने बच्चों का जो है पालन पोषण और जो है उसकी देखभाल करते हैं, और जो है माता पिता अपने बच्चों को जो है भोजन, देखभाल और रहने की जो है के लिए जो है जगह भी जो है मुहैया कराते हैं, उसकी सारा प्रबंधन भी करते हैं। और माता पिता जो अपने बच्चों के जो है कानूनी प्रतिबंध भी जो होते हैं, प्रतिनिधि भी जो होते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के जो है आपका भरण पोषण के लिए जो है जब तक जिम्मेदार नहीं होते हैं वे बच्चे, और जब तक वे जो है 21 साल के नहीं हो जाते तब तक उनका जो है पूरी तरह ध्यान रखते हैं। और जो है माता पिता जो है अपने बच्चों के कल्याण, पालन पोषण के बारे में जो है महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं कि जो है बच्चे को क्या करना चाहिए आगे,
जिससे जो है आगे उन्नत करे बच्चा। और जो है माता पिता अपने बच्चों को जो है समाज में जो है लाने में जो है मदद भी करते हैं, और माता पिता अपने बच्चों को जो है मार्गदर्शन और जो है प्यार भी देते हैं। और माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए जो है महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं, जैसा कि बच्चे को जो है धर्म की शिक्षा भी देते हैं कि धर्म के प्रति कैसा रहना चाहिए, लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़े से कैसे बात करनी चाहिए, ये भी जो है सिखाते हैं। और माता पिता की जिम्मेदारी जो है बच्चे के लिए जो है जिम्मेदारी है, ठीक है। माता पिता की जिम्मेदारी जो होती है ये बच्चे के लिए जिम्मेदारी होती है, ना कि जो है किसी उनका जो है अधिकार होता है। ये जिम्मेदारी होती है माता पिता के अपने बच्चों के प्रति कि कैसे उनके देखभाल करनी चाहिए, कैसे उनको जो है एक अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहिए, सारी सुविधाएं देनी चाहिए, तो ये सारी अच्छी लतें को देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी होती है माता पिता की, उनकी जो है दैनिक देखभाल करनी चाहिए कि बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये इतना आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखो, शैशवावस्था के दौरान जो है किन पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो शैशवावस्था के दौरान जो है किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। और जो है व्यक्तित्व विकास यानी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में इसके जो प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो शैशवावस्था के दौरान जो है बच्चों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसके बारे में देखेंगे। जिसमें जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है किशोरों में जो है जो शिशु होते हैं, ठीक है, चलेगा, चलेगा, हाँ कहाँ गया, हाँ चलेगा। शैशवावस्था के दौरान जो है बच्चों के पोषक तत्वों की जो है ज़रूरत जो होती है, जैसे कि कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो शिशुओं को जो है अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को जो है पूरा करने के लिए औसतन जो है 120 जो है किलो कैलोरी की जो आवश्यकता होती है प्रतिदिन बच्चों को। और प्रोटीन की आवश्यकता की बात करें तो 0 से आपके जो है 6 महीने तक जो है बच्चों को प्रतिदिन जो है 9 ग्राम जो है प्रोटीन की जो है ज़रूरत होती है। और जो है 7 से आपके जो है 12 महीने के जो है शिशुओं को जो है विकास को जो है सहारा देने के लिए जो है प्रतिदिन 11 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपके जो है एज पर डिपेंड करता है तो कैसी प्रोटीन देना चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन भी इसी के अगला पॉइंट दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपका जो है आपके जन्म से लेकर आपका जो है 6 महीने तक जो है शिशुओं के लिए कार्बोहाइड्रेट की जो सिफारिश की जाती है वो 60 ग्राम प्रतिदिन जो होनी चाहिए। और 7 से जो है आपके 12 महीने के शिशुओं के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता होती है 95 ग्राम होती है प्रतिदिन। वसा की हम बात करें तो वसा की जो आवश्यकता होती है शिशुओं को वो होती है 40 से जो है 50% वसा की होती है आवश्यकता। और जो है विटामिन डी की हम बात करें तो जो है मानव दूध में जो है विटामिन डी की जो है कमी हो सकती है, इसलिए जो है स्तनपान कराने वाली बच्चों को जो है अक्सर बूंदों के रूप में जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्री जो है लेने की आवश्यकता होती है। विटामिन के भी इसमें जो है आवश्यक होता है, जैसे कि स्तन के जो है दूध में जो है विटामिन बी के जो है बहुत कम होता है, इसलिए जो है शुरू में जो है सप्लीमेंट्री की आवश्यकता हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि व्यक्तित्व विकास यानी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो है इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसा कि आपका अनुवांशिकी बहुत ही अहम रोल निभाती है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास को जो है ये कहीं ना कहीं जो है बहुत प्रभावित करती है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको बताया था कि उसके क्या आचार विचार होते हैं, दूसरे के प्रति उसका क्या व्यवहार होता है, तो यह आपका व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी कहलाती है, ठीक है, रवैया जिसको हम कहते हैं। तो अनुवांशिकी क्या होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है इसको प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व विकास का। तो अनुवांशिकी तो है ये जो है व्यक्ति की जन्मजात लक्षण, प्रावृत्त क्षमता, बौद्धिक स्तर अनुवांशिकी पर जो है निर्भर करते हैं। और आंकड़ों के मुताबिक जो है व्यक्तित्व के जो है करीब 50% जो हिस्सा होता है व्यक्ति का वो जो है अनुवांशिकी होता है। अनुवांशिकी का मतलब होता है आपकी जो पीढ़ी में कैसे आगे आपकी रही हैं, ठीक है, पूरा जो उसके लक्षण आने के चांसेस रहते हैं 50% के। अगला देखो पर्यावरण भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है इसका। तो शोधकर्ताओं के मुताबिक जो है भौतिक वातावरण में जो है व्यक्तित्व का जो है 50 से 70% हिस्सा होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और जो है सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्ति के पर्यावरण से जो है जुड़े जो है प्रमुख निर्धारक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक हम कारक की बात करें तो संज्ञानात्मक आपका प्रक्रियाओं, भावनाओं और जीवन की घटनाओं के जो है मानसिक जो प्रतिक्रियाओं और व्यक्तित्व को जो भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, काफ़ी इफेक्ट करती हैं। और बौद्धिक हम गुणों की बात करें तो इसमें जो है बुद्धि, विकास, दृष्टिकोण, जो है नैतिक सिद्धांत जैसे जो है बौद्धिक गुण सीखने और जो है निर्णय लेने के लिए जो है काफ़ी जो है विकसित होते हैं। और जनसंचार माध्यम की हम बात करें इसमें तो ये भी जो है इसका बहुत बड़ा कारक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रभावित करने वाला। तो जो है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और जो है समाचार पत्र, पत्रिकाएँ लोगों की जो है जीवन शैली को जो है ये काफ़ी प्रभावित करती हैं, काफ़ी इफेक्ट डालती हैं इन पर।
और आकांक्षा स्तर की हम बात करें तो व्यक्ति का आकांक्षा स्तर जो है इसके विकास को जो है प्रभावित करता है, यानी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है इसके विकास को जो है कहीं ना कहीं बाधा डालता है, इसको जो है प्रभावित करता है। इतना लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का किशोरावस्था की जो है समस्या के बारे में आपको बताना है और जो आहार आयोजन को जो प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही क्वेश्चन मैंने आपको मील प्लानिंग मैंने आपको बता दिया था आहार आयोजन क्या होता है, यानी आहार की योजना बनाना कि कैसा जो है लेना चाहिए भोजन, तो उसकी जो आवश्यकता होती है एक अच्छे भोजन को बनाने के लिए क्या क्या उसकी ज़रूरत होती है इसका प्रबंधन करना, तो यही आपका आहार आयोजन कहलाता है। हम दोनों के बारे में देखेंगे। चलिए किशोरावस्था में जो है इसके विस्तार से आपको बताना था। चलिए किशोरावस्था क्या होता है भैया? किशोरावस्था जो है जीवन का एक ऐसा दौर होता है जब बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक और जो है भावनात्मक रूप से जो है आपका वयस्कता यानी जो है एक एडल्ट की जो है और बढ़ता है, और यह जो है बाल्यावस्था और जो है वयस्कता के जो है बीच की जो है एक चरण होता है। और किशोरावस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि किशोरावस्था की जो अवधि होती है ये 10 साल से लेकर जो है 19 साल की जो होती है। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है कहोगे भैया? 10 से लेकर जो 19 साल ये मानी गई है। और किशोरावस्था के दौरान जो है शारीरिक विकास के साथ साथ जो है मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विकास भी जो है होता है। और किशोरावस्था में जो है लड़के और लड़कियां जो है वयस्क ऊंचाई और जो है वजन तक पहुंचते हैं और जो है यौवन से जो है गुजरते भी हैं। और किशोरावस्था में जो है काल्पनिक तार्किक सोच जो है विकसित होती है बालकों में। और किशोरावस्था में जो है आत्म जागरूकता बढ़ती है और अपने बारे में जो है ज़्यादा जो है जागरूक भी होते हैं बच्चे। और किशोरावस्था में जो है भविष्य के कैरियर को लेकर जो है निर्णय लेने का जो है दबाव भी जो है बढ़ जाता है किशोरों में। और किशोरों में जो है कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मित्रों की से जो है दोस्ती न कर पाना और माता पिता पर जो है भरोसा न करना, आत्मघाती प्रवृत्ति जो है पनपना, मदिरापान, धूम्रपान, नशीले दवाओं का सेवन करना, ये भी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में जो है समुचित विकास के लिए जो है उन्हें जो है जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं जो है सीखना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन का दिया कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करें, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि जो है परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। आहार आयोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रबंधन करना, यानी भोजन की आवश्यकता के लिए जो एक आयोजन किया जाता है कि कैसे उसको बनाया जाए, उपलब्ध है घर पे वैसी चीज़ है कि नहीं है, तो उसका आयोजन करना, जो खाद्य पदार्थ उनको लाना जो आपके पास उपलब्ध नहीं, तो यही आपका आहार आयोजन कहलाता है। तो इसके बहुत सारे कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले, जैसे कि आपकी स्थिति क्या है परिवार की, आप गरीब हो या अमीर हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, कि कैसा व्यक्ति गरीब होगा तो उसको संतुलित आहार या फिर कह सकते हो आहार आयोजन में काफ़ी जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर गरीब है, जाहिर सी बात उसका आयोजन कर ही नहीं सकता है। तो ये बहुत सारे इनके कारक है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले। तो पहला कारक यह है कि परिवार की आर्थिक स्थिति और जो है समय और जो है खाद्य संसाधनों की उपलब्धता और जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता और भौगोलिक जो है स्थिति भी है, सामाजिक कारक भी है, सांस्कृतिक और धार्मिक तत्व। तो हम सभी के बारे में हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा हेडिंग के माध्यम से। तो परिवार की जो है आर्थिक स्थिति या जो है आर्थिक कारण क्या है, तो ये जो है आहार का जो है आयोजन पूर्णतः जो है आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो आहार आयोजन तो होता है, इसका जो आर्थिक स्थिति जो होती है या जो आहार आयोजन होता है ये जो है आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा है, जो है अमीर है या फिर गरीब है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जिस तरह की स्थिति हो उसी अनुरूप जो है खाद्य पदार्थों को जो चयन करता है। कहने का मतलब जैसा व्यक्ति की कंडीशन है जितने खाने की, तो उसी हिसाब से जो अरेंज करता है, उतना महंगा नहीं लेता है। ठीक है, फल फ्रूट नहीं खा पाता है, तो ऐसी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है। और यही कारण है कि जो है निम्न जो है आय वर्ग के आहार में जो है अनाजों की जो अधिकता रहती है, जबकि जो है उच्च जो आपके आय वर्ग में जो है आहारों में जो अनाज कम होता है तथा जो है दूध, दही, मेवा, मिष्ठान आदि की जो है प्रधानता ज़्यादा रहती है। और देखो जैसे कि समय जो है खाद्य संसाधनों की उपलब्धता, ये भी इसका जो है कारक है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले। तो आहार आयोजन को जो है यह तत्व जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है कि जो है भोजन तैयार करने के लिए महिला के जो है पास कितना समय उपलब्ध है। कि मान लो कोई महिला है, उसको भी कहीं जॉब के लिए जाना, तो कितनी जल्दी जल्दी खाना बनाए, तो उसकी भी एक कहीं ना कहीं एक ये भी कारक होता है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाला कि कैसा भोजन तैयार करे, तो उसको भी जल्दी रहती है, तो ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिसको बनाने में भोजन में काफ़ी समय भी चला जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि उसके पास समय कितना उपलब्ध है। और पुराने समय में जो है गृहिणियों के पास जो है आहार आयोजन के लिए जो पर्याप्त समय हुआ करता था, परंतु आज जो है महिलाओं के पास जो है बहुत कम समय उपलब्ध है, क्योंकि आज जो है सब व्यंजकों का जो है आयोजन करना बेकार है।
और जिन्हें जो है बनाने में काफ़ी समय लगता है और जिससे जो है बनाने की जो है प्रक्रिया भी जो है लंबी है। जैसे कि रसोई की जो है के लिए आज का जो है आधुनिक तकनीक से जो है निर्मित उपकरण उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो है आहार आयोजन में जो है लगने वाला जो समय जो है घटा है। कुछ जो है बिंदुओं में जो है ध्यान में रखकर जो है आहार आयोजन की करने पर जो है समय व जो है शक्ति की बचत और जो है अधिक की जो है की जा सकती है। तो आपको देख लीजिएगा, जैसा कि बिंदु यहाँ से दी हुई हैं कि आप जो है लंबी प्रक्रियाओं से जो गुजर कर तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों को जो है भोजन में जो है स्थान न दें, ठीक है, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो ये आपको देख लीजिएगा। हम अगला बिंदु देखेंगे कि पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता, तो ये भी प्रभावित करता है आहार आयोजन को। आहार आयोजन जो है करते समय केवल स्वाद की ओर जो है ध्यान न देकर के जो है भोजन की पौष्टिकता व जो है पर्याप्तता पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी भोज्य पदार्थों से जो है आपके जो खाद्य पदार्थों को जो है चुनाव किया जाता है ताकि जो है संतुलित आहार जो है बन सके। और प्रमुख 4 जो है भोज्य पदार्थ जो है इसको जो है बांटा गया है, जैसा कि आपका दाल, दूध जो है, मांस, मछली समूह हो गया और पत्तेदार सब्जी वगैरह आपके हो गए, और अनाज एवं जो है उसके बने खाद्य पदार्थ, शक्कर और जो है वसा, इसको 4 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक स्थिति भी जो है कह सकते हो आहार आयोजन को काफ़ी प्रभावित करता है। इसको भी आप देख लीजिएगा, हेडिंग छोड़ के लिख देना है। फिर सामाजिक कारक भी, जैसे कि भोज्य पदार्थों को जो कुछ जो है सामाजिक मूल्य भी जो है प्रदान कर दिया गया है। और महंगे और जो है मुश्किल में उपलब्ध खाद्य पदार्थों को जो है प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थों से जो है गिना जाता है। यानी सामाजिक कारक यह हो जाए कि भोज्य जो पदार्थ होते हैं कुछ जो है उसके सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसा कि महंगे मिलते हैं, आपको ये खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी प्रभावित करता है आपको। और सांस्कृतिक एवं धार्मिक तत्व भी होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक जो है धार्मिक की बात करें तो परिवार और जो है रीति रिवाज जो है किसी भी जो है भोज्य पदार्थ के जो है प्रचलन या फिर उपयोग के में लाने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका कहीं ना कहीं जो है आहार आयोजन को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कार जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है हस्तांतरित होते हैं और उसके द्वारा ही जो है व्यक्ति के जो है संपूर्ण रहन सहन तरीका भी जो है इससे प्रभावित होता है। संस्कारों का जो प्रभाव व्यक्ति के भोजन पर भी पड़ता है कि व्यक्ति जो है कैसा भोजन करता है, मांसाहारी व्यक्ति है या शाकाहारी व्यक्ति है, तो इस पर भी जो है डिपेंड करता है। चलिए गए सारे कोई क्वेश्चन हो गए। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका है कि आपका वयसंधि होने से जो है के जो है शारीरिक और हार्मोन्स जो है संबंधित परिवर्तनों को आपको बताना है, हार्मोनल चेंजेस के बारे में। क्वेश्चन पुबर्टी में आपको काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जिसको हम यौवन अवस्था कहते हैं या फिर यौवन आरंभ कहते हैं, ठीक है। मानव के यौवन आरंभ, जिसको हम वयसंधि के, जिसको हम पुबर्टी इंग्लिश में कहते हैं, तो ये जो है शारीरिक परिवर्तन की जो है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जो है कालक्रम के जो है बच्चे से जो है बढ़कर प्रजनन में जो है सामर्थ्य, जवान बन जाना, यौवन की जो है शुरुआत जो है हार्मोन्स के जो है बनने से होती है। इतनी आपको लिखना है। पर भाषा भी आगे हम और भी दिखा रहे हैं आपको, जैसा कि आपका जो पुबर्टी होता है, यानी जो है एक वय से जो है दूसरे वय में जो है प्रवेश करने की जो अवधि में जो है शरीर और मन में जो है कई तरह के बदलाव आते हैं। तो इसमें कुछ सारे बदलाव, जैसे कि वयसंधि यानी पुबर्टी के दौरान जो है हार्मोन में जो है कि स्तर में काफ़ी बदलाव आता है। पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला आपका ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन्स है, जो इसको हम फॉलिकल आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के जो स्तर में बदलाव होता है इसका। और युवावस्था में जो है आपका होता है, इसमें जो हार्मोनल संकेतों की वजह से जो है जननांग हार्मोन्स का जो उत्पादन होता है, इसमें से जो है कामेच्छा जो है बढ़ती है। और युवावस्था के दौरान जो है एस्ट्रोजन का जो है स्तर बढ़ने से जो है शरीर का जो है निचला हिस्सा और जो है कुल्हे जो है चौड़े हो जाते हैं। और महिलाओं में यदि हम युवावस्था के दौरान यदि हम वसा के ऊतकों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके जो है वसा जो है जैसे कि स्तनों, कुल्हों और जो है जांघ और जो है बहुत सारे इसके जो है ऊपरी जो हिस्से होते हैं, इसमें जो है जमा हो जाते हैं वसा, ठीक है। तो इसका आकार जो है बढ़ जाता है। और जो है लड़कियों में युवावस्था के दौरान जो है महामारी भी शुरू हो जाती है, तो ये पुबर्टी के जो है लक्षण होते हैं, ठीक है। आपको इतना ही लिखना था। और लड़कों में जो है युवावस्था के दौरान जो है वर्षण में जो है हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। और किशोरावस्था में जो है बच्चों के जो वयस्क होने की अवधि होती है, यह जो है मनुष्य के जीवन का एक जो है अहम चरण भी होता है। बस इतनी आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक जो है वृद्ध व्यक्ति के लिए जो है आहार आयोजन जो है आपको लिखना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वृद्ध व्यक्ति के लिए जो आहार आयोजन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि प्रोटीन की आवश्यकता उसको कितनी होनी चाहिए। तो वैसे तो वृद्ध व्यक्ति है तो उसको जो है युवा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध लोगों की जो है युवाओं की तुलना में जो है लगभग जो है 20% ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनके लिए क्योंकि प्रोटीन से जो है कोशिकाएँ बढ़ती है और जो है मरम्मत भी उसकी होती है, साथ में मांसपेशियाँ मजबूत होती है। प्रोटीन के लिए जो है लीन मीट, आपका पोल्ट्री, मछली, अंडे या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो आप ले सकते हैं, बीन्स, बादाम, अखरोट, ये भी आप जो है सोयाबीन आप यूज कर सकते हैं। कैल्शियम की तो बात करें तो
आपके बूढ़े व्यक्तियों में, तो कैल्शियम जो है कम वसा वाला दूध और जो है डेयरी उत्पाद हड्डियों और जो है दांतों के लिए जो अच्छे होते हैं। विटामिन B12 की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है विटामिन B12 जो होता है ये लाल रक्त कोशिका और जो है तंत्रिका कार्य को जो है बनाए रखता है। और ताजे भोजन में जो है इसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती, इसलिए जो है पूरक और जो है के रूप में इसको जो है लेना चाहिए, सप्लीमेंट्री के रूप में इसको लेना चाहिए। विटामिन डी की हम बात करें तो ये जो हड्डियों के तनाव को जो है बनाए रखने में मदद करती है। फाइबर की भी आवश्यकता होती है, तो फाइबर जो है दांतों को जो सक्रिय बनाने में भूमिका निभाता है। साथ में ये जो है आपके अपने आहार में जो है भरपूर मात्रा में फाइबर शामिल करें, जिससे कि साबुत अनाज आपका हो गया, साबुत रोटी, फल, सूखे मेवे, सूखे मटर, बीन्स, दालें फाइबर जो है एक अच्छे इनका सोर्स माना गया है एक फाइबर्स का। फिर तरल पदार्थ जैसा कि जो है जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, इसको हर दिन जो है 6 से 8 कप जो है तरल पदार्थ पीने चाहिए, जैसे कि फल और जो है सब्जियों का जो है रस, और जो है ये जो है त्वचा और जो है शरीर को जो है हाइड्रेट रखने में जो है काफ़ी मदद करता है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट होगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। टोटल से आपके 4 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही करना रहता है। मैं चारों क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि विशिष्ट जो है अवस्थाओं में जो है पोषण के जो है महत्व को आपको जो है विस्तारपूर्वक आपको लिखना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसके महत्व की हम बात करें, पोषक का महत्व के जीवन में आपके क्या क्या इसके चरण होते हैं, क्या इसके महत्व हैं। तो आपका शिशु जो है प्रारंभिक बचपन में जो इसका क्या महत्व होता है, तो इस दौरान जो है सही पोषण से जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक सामाजिक विकास होता है। और अनुपयुक्त यानी आप जो है यदि सही भोजन नहीं लोगे तो बच्चों में जो है कुपोषण हो सकता है। ठीक है, जिससे जो है स्कूल में प्रदर्शन कम हो सकता है। उसके बाद जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसलिए बहुत ही जरूरी रहता है कि सही अनुपात में जो है पोषण लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जो है यानी बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास हो सके। और भी जैसे कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कैसा आहार होना चाहिए, तो इस दौरान जो है कई जो है आपका चयापचयी बदलाव होते हैं, जिससे जो है ऊर्जा की जो है ज़रूरत बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान जो है प्रोटीन, विटामिन और जो है खनिज का जो है पर्याप्त सेवन जो है करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बुजुर्गों के लिए हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए जो है आपको प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर आहार यानी आहार फाइबर और विटामिन से आपका B6, विटामिन B12 और विटामिन E, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है आपका पोटेशियम आज जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बुजुर्गों के लिए। और महिलाओं के लिए हम बात कर ले तो 19 से जो है 50 वर्ष की महिलाओं के लिए जो है रोजाना 18 जो है मिलीग्राम आयरन की जो है आवश्यकता होती है। और गर्भावस्था के दौरान जो है आयरन की जो है ज़रूरत और भी जो है बढ़ जाती है। और मेनोपॉज के बाद जो है जिन महिलाओं के जो है भोजन में जो है प्रोटीन की मात्रा कम होती है, उसमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस आपका जो रोग होता है, इसका खतरा जो है 30% जो है बढ़ जाता है। तो इतना आपको लिख देना था। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि प्रौढ़ावस्था में जो है शैक्षिक और जो है व्यवसायिक समायोजन के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रौढ़ावस्था में जो है शैक्षिक और जो है व्यवसायिक समायोजन से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसा कि प्रौढ़ावस्था में जो है व्यक्ति अपने जो है जीवन के विकल्प, परिवार, नौकरी और जो है जीवन शैली से जुड़े जो मुद्दे होते हैं इसके बारे में सचेत रहता है। और प्रौढ़ावस्था में जो है व्यक्ति अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करता है और जो है समाज में वरिष्ठता का जो है स्थान भी जो है हासिल करता है। और व्यावसायिक जो है समायोजन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी जो है रुचियों, उसके लक्षण जो होते हैं, उसकी जो प्रतिभाएं होती हैं, इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त काम या फिर जो है करियर चुनने में जो है सफल होता है, ये आपका जो है व्यावसायिक समायोजन होता है। और व्यावसायिक समायोजन की जो है कसौटी यह है कि व्यक्ति जो है किस सीमा तक जो है आत्मसंकलन जो है लागू कर सकता है, अपनी जो है इच्छा के मुताबिक जो है अपने कर्तव्य या फिर जो भूमिका का जो है निर्वाह कर सकता है, और जो है व्यवसाय से जो है जुड़ी अपनी ज़रूरतों को जो है पूरा भी कर सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आयोजन जो होता है एक प्रक्रिया होती है, ये भी आपको याद रखना है। और समाज में जो है शांति और जो है आपका सद्भाव बनाए रखने के लिए जो है समायोजन कौशल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। तो इस तरह से आपको लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एक गर्भवती महिला के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्वों की जो है आपको बताना है। और जो है गर्भवती महिला के लिए जो है एक दिन में जो है आहार तालिका आपको बताना है, कैसे उसका आहार होना चाहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन और है कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं को जो है किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम की उसको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कैल्शियम की आवश्यकता बहुत हो जाती है, क्योंकि डेयरी उत्पाद जैसे कि आपका दूध, दही, पनीर, आपका ये जो होते हैं प्रोडक्ट, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स माने गए हैं। और जो है विटामिन डी के साथ जो है मिलाकर कैल्शियम बच्चों की जो हड्डी और दांतों के लिए जो है विकास में काफ़ी मदद करता है। और आयरन की हम बात करें तो आयरन जो आपका मांस, आपका चिकन, समुद्री भोजन, सूखे बीन्स, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियों में जो है आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसकी भी जो है गर्भावस्था में काफ़ी आवश्यकता होती है। विटामिन डी की हम बात कर लें तो आपका सैल्मन जैसे
वसा युक्त मछली, आपका फोर्टिफाइड दूध और जो है संतरे का रस विटामिन डी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। आयोडीन की हम बात करें तो गर्भावस्था के लिए जो है मल्टीविटामिन से ले, जिसमें जो है कम से कम 150 जो है माइक्रोग्राम आयोडीन हो। और विटामिन ए की हम बात करें तो गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना गया है। ये जो हरे पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद विटामिन ए का जो है अच्छा सोर्स माना गया है, इसकी आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। और फाइबर की हम बात करें तो ये साबुत अनाज है, फल सब्जियां, फाइबर जो है फलियां फाइबर के जो है अच्छे सोर्स माने गए हैं। और गर्भावस्था के दौरान जो है होने वाले जो कब्ज को जो है ये कम करने में जो है फाइबर काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा जो है गर्भावस्था को जो स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी और भी बिंदु है, आपको अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। यहाँ से जैसे कि लिखा हुआ है कि गर्भावस्था महिला को जो है आहार में प्रतिदिन, गर्भावस्थी जो महिलाएं होती हैं उसको प्रतिदिन जो है 1500 से लेकर जो है 1600 मिलीग्राम जो है कैल्शियम जो है मिलना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं जो है गर्भस्थ शिशु की जो है स्वस्थ और जो है मजबूत हड्डियों के लिए इस तत्व की आवश्यकता जो है रहती है। और कैल्शियम युक्त आहार से जो है में जो है दूध और जो है दूध से बने जो व्यंजक होते हैं, मक्खन आपके और बीट जो आपके पनीर वगैरह, इसकी भी जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, आपका लास्ट का आपका क्वेश्चन था, आपका संवेगात्मक विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो संवेगात्मक की हम बात करें तो ये जो है इसको इमोशनल कहते हैं, इमोशन कहते हैं। ठीक है, तो संवेग जो शब्द है अंग्रेजी के जो है इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक जो है भावात्मक स्थिति होती है कि जब जो है मनुष्य का शरीर जो है उद यानी दीप्त होता है, इसी अवस्था को जो है संवेग जो है नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे जो है उदाहरण के लिए जो है रूप में जैसे भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता आदि जो है उद जो है दीप्त अवस्थाएं जो होती हैं, ये कंडीशन जो होती हैं, इसे ही जो है हम जो है इमोशन कहते हैं। इसको जो है इमोशनल या फिर कह सकते हैं इसको हम संवेगात्मक कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखना है। यह जो है बहुत ही कठिन जो तेजी अवस्था होती है और जिसके जो है कारण जो है वह जो है अधिक मानसिक जो है सजगता के कारण जो है कई प्रतिक्रियाएं जो है करता है। और संवेग एक जो है कल्पित जो है प्रक्रिया, जिसकी विशेषता का जो है अनुमान व्यवहार से जो है लगाया जा सकता है कि व्यक्ति में जो है संवेग में कैसे भाव हैं, आवेग के हैं यानी क्रोध के हैं या फिर खुशी की, प्रसन्नता के भाव। तो यही जो भाव होते हैं उसके, यही आपका जो है संवेगात्मक कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, और कुछ विद्वानों ने जो है संवेग की परिभाषा दी है, जैसा कि जो है आपके मैगोडन ने अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है संवेग जो है मूल प्रवृत्ति का जो है केंद्रीय अपरिवर्तन था जो है आवश्यक पहलू होता है। अब आपका वैलेंटाइन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जो है जब दशा यानी भावात्मक दशा तीव्रता में हो तो हो जाए तो इसे जो हम संवेग कहते हैं। इस तरह से आपको परिभाषा लिख देना है। फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे, जैसा कि जो इसके बहुत सारे कारक इसको प्रभावित करने वाले, जैसा कि जो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये भी इसको बहुत प्रभावित करता है कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है संवेगों पर जो है विशेष जो है प्रभाव डालता है। जो बालक जो है आपका सबल जो है स्वास्थ्य होते हैं उसमें जो है संवेगात्मक स्थिरता निर्भर और जो है अस्वस्थ बालकों की अपेक्षा जो है अधिक होती है। और इन्हें जो है कोरो एंड कोरो ने लिखा कि बालक के जो स्वास्थ्य तथा जो उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। एक कोरो एंड कोरो ने लिखा है। और मानसिक विकास भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो संवेगात्मक विकास में के प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानसिक विकास, जैसे कि जिन बालकों का जो है मानसिक विकास जो है पर्याप्त हो जाता है तो उससे जो संवेगात्मक स्थिरता जो है पाई जाती है। निम्न मानसिक विकास और विकास के जो है बालक की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालक अपने जो है संवेगों पर जो है सफलता से जो है नियंत्रित स्थापित कर लेता है। और थकान भी जो है इसको प्रभावित करता है, जिससे कि थकान जो है का संवेगात्मक विकास जो है पर विशेष जो है प्रभाव पड़ता है। तथा जो है बालक थका हुआ होता है तो उससे जो है शीघ्र क्रोध, चिड़चिड़ापन और जो है कह ना सकते हो इस सबका जो है शिकार हो जाता है बालक। और परिवार का वातावरण कैसा है, कैसा व्यवहार करते हैं बालक के साथ, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्ट डालता है। जिस परिवार के सदस्य जो अत्यधिक आर्थिक जो है संवेदनशील होते हैं उस परिवार में जो है बालक उसी प्रकार जो है संवेदनशील हो जाते हैं। और इसी प्रकार यदि जो है परिवार का वातावरण जो है एक कह सकते हो उल्लासमय यानी दुखद हो, शांतिपूर्ण रहता हो तो बालक जो है पूर्ण सुरक्षा का जो है अनुभव करता है और उसका जो है संवेगात्मक जो है विकास संतुलित रूप से जो है ये होता रहता है। फिर अगला देखेंगे इसमें हम बिंदु, जैसे कि माता पिता के आचरण और उसका व्यवहार कैसा है। तो उसी प्रकार जो है बच्चा भी जो है रिएक्ट करता है, उसी प्रकार जो है उसके गुण भी जो है बच्चे में भी आ जाते हैं। इस तरह आपको लिख देना है। सामाजिक मान्यता क्या है, जैसे कि जो है बालकों को जो है अपने कार्यों की सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है जिन बालकों में, तो उनके जो है संवेगात्मक व्यवहार में उत्तेजना और जो है एक शिथिलता आ जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यदि बालक जो है स्वयं जो है करी बनाता है तो परंतु उस जो है कविता को जो है जन समुदाय पसंद नहीं करता है तो बालक जो है निराश और जो है एक कह सकते हो कुष्ठा से जो है ग्रसित हो जाता है। तो
तो ये आपका जो है सामाजिक मान्यता होती है। फिर आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति जो है बालकों के आपका संवेगों को जो है प्रभावित करता है। और एक जो है निर्धन बालक, तो निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन ना हो, तो ये जो है अनेक अवांछनीय संवेग जो होते हैं इसमें स्थायी हो जाते हैं। और धनी जो है परिवार के जो बालक होते हैं उसकी जो वेशभूषा जो होता है, उसका रहन सहन जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है गरीब बालकों से। तो ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्धन बालकों से काफ़ी अपेक्षा उनका अच्छी होती है। और जो है और बालक से जो है जो गरीब बालकों से घृणा भी करते हैं। तो इस तरह से जो आर्थिक स्थिति भी काफ़ी इसमें रोल निभाती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख दीजिएगा। मैंने काफ़ी इसको बताने का प्रयास भी आपको किया है। इसके बहुत सारे और भी लक्षण जैसे कि अभिलाषा भी है, तो अभिलाषा भी जो कहीं ना कहीं इसका प्रभावित करती है इसको। तो अभिलाषा का मतलब ये होता है कि प्रत्येक बालक जो कोई ना कोई जो अभिलाषा करते हैं कि कोई जो है महान कवि जो है बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो स्कूल कॉलेज में यही जब बच्चे जाते हैं तो जब भी टीचर वहाँ का होता है तो कहता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे हम कवि जो है कवि बनेंगे, कुछ कहेंगे हम साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ कहेंगे हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ कहेंगे मास्टर बनेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ जो है पहले से ही बालक में छोटे पर आती है। परंतु जो जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, यानी प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, अनुकूल तो उसी होती है लेकिन प्रतिकूल होता है उसके विपरीत होती हैं, तब जो है बालक की जो है अभिलाषाएं जो है पूरी नहीं हो पाती हैं। यानी प्रतिकूल का मतलब होता है जब बच्चे के अनुकूल ना हो, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसके पास धन दौलत ना हो जो उस करने को आगे बढ़ने को, तो जो कंडीशन होती है, वह जो प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो बालक की जो अभिलाषाओं को जो उनकी जो इच्छाएं होती हैं डॉक्टर बनने को, तो उसको पूरा नहीं कर पाती है। और जो है वह जो बालक होता है निराश में जो है डूब जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इसको प्रभावित करने वाला कारक है। और विद्यालय का जो है वातावरण भी बहुत ही अहम रोल निभाता है, क्योंकि विद्यालय परिवार में जो है पश्चात विद्यालय ही जो है वह स्थान है जो बालक की जो है भावनाओं को सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है। बालक जो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से जो है संवेगों को जो है अभिव्यंजना करता है। यदि विद्यालय में जो विभिन्न क्रियाओं का जो है आयोजन इस ढंग से किया जाए कि बालक अपनी जो है अभिव्यक्त इच्छा रुचियों के अनुकूल जो है कर सके, तो इससे जो है आनंद और जो उल्लास का अनुभव होता है। परिणाम स्वरूप उनके जो है संवेगों का जो है विकास जो होता है स्वास्थ्य पर अच्छा इसका प्रभाव डालता है। लेकिन इसके विपरीत जो है विद्यालय में जो है आतंकवाद, भय, पक्षपात यानी छुआछूत का वातावरण है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको जो है उत्तेजना जो है उसको घृणा से जो है घर्षित करती है। तो ये सारी कंडीशन है, ये भी इसको प्रभावित करने वाला कारक ही है। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। इसके मैंने सारे आपको दिखा दिए क्वेश्चन, काफ़ी कम शब्दों में बताने का प्रयास किया मैंने। आपको यदि सीरीज या नोट्स वगैरह आपके पास है तो इसका जो है आप अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में भी आप सारे प्रश्नों को आप लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, फिर मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। सारे वीडियो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, सभी मैंने सब्जेक्ट आपका करा दिया इसी प्रकार का। आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है उसकी मैंने क्लासेस चैप्टर मैंने करा दिए, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।